Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to start the next part of current affair. ये करंट अफेयर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले मतलब शॉर्ट में ये है, इसमें आपको एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है जो जो मैं बताऊंगा आपको। स्टैटिक भी होगा कनेक्ट इसके साथ जो करंट में चल रहा है वो भी होगा। मैं आपको जो इसका पहला पार्ट मैंने दिया है जिसने अभी तक वो नहीं देखा है, मैं सजेस्ट करूंगा आप वो पहला पार्ट देखो, क्योंकि जिस दिन मैंने वो पहला पार्ट दिया था आई थिंक मैंने 26 को दिया था वो पहला पार्ट शाम को 1 आवर 40 मिनट्स का। आई थिंक वो पूरा कवर हो गया था उस पार्ट में बहुत सारी चीज़ें। और दूसरे दिन एग्ज़ाम एक हुआ था IBPS PO मेंस का, बट मुझे नहीं था पता अगले दिन एग्ज़ाम था। शायद स्टूडेंट्स ने दिया है, उन्होंने वॉच भी किया था इस लेक्चर को, फिर अगले दिन उनका टेस्ट था। तो यूट्यूब कमेंट पे लिखा है कि सर जो आपने कल सेशन दिया था उस पे 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए थे, एक ही सेशन में 3 करंट अफेयर, वो भी ऑल इंडिया लेवल पे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एक बात है कि हाँ अगर हम करंट दे रहे हैं आप रिलाई कर सकते हो इसके ऊपर, क्योंकि जो न्यूज़ में चल रहा है वही करंट होता है एक्चुअली। ठीक है, तो वही मैंने बोला भी था आपको पहले वाले सेशन में, अगर आपने वॉच किया, मैंने बोला मुझे गट फीलिंग्स आ रही है यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे और एग्जैक्टली सेम टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए जो जो मैंने बोला है। गट फीलिंग वाले क्वेश्चंस हैं ये। गट फीलिंग इन द मतलब ये आपको अंदर से एक आवाज़ आ रही है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछ लेना चाहिए। अगर मैं एग्जामिनर होता मैं ऐसे क्वेश्चन दे देता, और एग्जैक्टली सेम हुआ है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, उस कमेंट सेक्शन भी दिखाऊंगा मैं, और दूसरा मैं दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस भी पूछे गए। फिर मैं नेट पे जाके मैंने उन क्वेश्चंस को डाउनलोड किया जो करंट अफेयर्स में पूछा गया था में, वो मैं आपको दिखाता हूँ, सो दैट आपको एक इंटरेस्ट बढ़ जाएगा इस करंट के ऊपर और ज़्यादा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, मैंने आपको देखा, ये देखो, थैंक्स सर आपके इस वीडियो से 2 क्वेश्चंस, इसने लिखा था 2 क्वेश्चंस, एक्चुअली 3 क्वेश्चंस थे और एक और मैं ऐड एक और करता हूँ, बनाता हूँ 4, क्योंकि इसमें पूछा गया था नोबेल प्राइज़ का भी पूछा गया था। और मैंने आपको बोला था उस PDF में, जिस PDF से मैंने पढ़ा है, मैंने बोला इसमें नोबेल प्राइज़ भी आ रहा है, लेकिन ये नोबेल प्राइज़ का लेक्चर मैं अलग से दे दूंगा। एक्चुअली मैंने सोचा अलग से, क्योंकि वो नोबेल प्राइज़ एक्चुअली एक कोड के फॉर्म में आपको पढ़ना है। कोड के फॉर्म में मतलब आपको एक ट्रिक के ज़रिए से नोबेल प्राइज़ जो पर्सन जिनको मिला उनको जो है याद रखना था। ठीक है, अगर मैंने आज का सेशन दिया होता ना, मतलब जो मैं अभी आप देख रहे हो, मतलब जो ये सेशन चल रहा है, अगर मैंने ये दिया होता ना नेक्स्ट डे या उसी दिन मैंने दिया होता, ऑलमोस्ट आपके 7 से 8 क्वेश्चंस आपको मिलते, 7 से 8 क्वेश्चन सीधे जो IBPS PO मेंस में। ठीक है, पहले लेक्चर में से 4 और दूसरे में से आपको 4 मिलते, और जो हम आज सेशन करेंगे आप देखो कैसे वो 4 के 4 नेक्स्ट जो है जो IBPS PO मेंस में पूछा गया है। मेरा कहने का यही मतलब था, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप रिलाई करोगे, रिवाइज करोगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, अब देखो, ये देखो ये वाले क्वेश्चंस कौन कौन सा पूछा गया था, जो 3 हैं कौन कौन से। एक मैंने ऋषि सुनाक के बारे में बोला था, ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा मैंने था दक्ष स्कीम के बारे में बोला था, RBI ने दक्ष स्कीम लाई है, इसके ऊपर बताया था, डिटेल भी मैंने बताई थी। उसके बाद मैंने बोला था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में लक्षद्वीप आइलैंड में, ये बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ पर एक और जो मैंने नहीं बोला उस टाइम पे, मुझे नेक्स्ट इसी लेक्चर में बोलना था, ये अलग से लेक्चर मुझे नोबेल प्राइज़ पे बोलना था, लेकिन यहाँ पर देखो कहीं पर दिख रहा था नोबेल प्राइज़ का, ये देखो नोबेल प्राइज़ क्वेश्चन रिलेटेड ऑन नोबेल प्राइज़ पे ये, और ये मुझे आज करवाना था, ये भी आज ऑटोमेटिकली आपका हो जाता है। ये वाला पोर्शन जो है ये आज आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये नेक्स्ट मैंने डिसाइड किया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसकी PDF और इसके कंटेंट क्रिएट किया था, लेकिन उस टाइम पे बच्चों ने ही मना किया कि सर अभी ये लंबा हो गया है, इस पे नहीं। और ये देखो ये भी आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि ये एक वास्ट्रो अकाउंट होता है जो एशिया और इंडिया और रेशिया के बीच में देखने को मिला, क्योंकि जनरली अगर इंडिया ट्रेड करता है रेशिया के साथ और वो जनरली होता है डॉलर्स में, लेकिन अब उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी करेंसी क्रिएट करेंगे जिसमें हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ में, और उसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं वास्ट्रो अकाउंट होता है, जो रेशिया में खोला जाएगा, और रेशिया वाले इंडिया में अकाउंट खोलेंगे जिसको बोलते हैं आई थिंक नॉस्ट्रो। ये वास्ट्रो है ना, वो होता है दूसरा नॉस्ट्रो आई थिंक। तो बाद में बताऊंगा मैं ये सारी चीज़ें कि एक्चुअली ये न्यूज़ में पूरा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चंस और मिलते हैं जो आज का सेशन है। मेरी बात समझ आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये इसको डिज़ाइन किया हुआ था पूरे से सही तरीके से, आपके सारी चीज़ें मिल जाती। ठीक है, तो चलो हम आज का सेशन शुरू करेंगे। ठीक है, ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको जो है
वो आ जाए, क्या बोलते हैं इसको, आपको एक इंटरेस्ट आ जाए। आप देखो उस PDF में, अगर पहला लेक्चर देखा होगा, मैंने आपको बताया भी था, देखो ब्लू फ्लैग, और मैंने बोला था थुंडी और कदमात, और मैंने लिंक भी किया था, ये देखो यहाँ पर लक्षद्वीप में, और यही क्वेश्चन पूछा गया था। ऋषि सुनाक के बारे में बताया था मैंने, ये देखो ये PDF में डायरेक्ट। और तीसरा कि में दक्ष ऐप जो है RBI के थ्रू पूछा गया है। दक्ष ऐप क्या है डिटेल में मैंने बताया, RBI की सिग्निफिकेंस क्या है, और सारी चीज़ें मैंने डिटेल में, सिर्फ मैं एक ही चीज़ नहीं बताता, मैं बहुत सारी चीज़ों को लिंक भी करता हूँ, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा बोलना था, क्योंकि अगर आप ये जितने भी करंट अफेयर्स में दे दूंगा, 5-8 करंट अफेयर्स दे दूंगा डेली बेसिस पे, आपको मतलब ये 1-1.5 आवर भी रहेगा, 2 आवर भी रह सकता है। और इस पर रिलाई करोगे आपका करंट अफेयर सॉल्व हो जाएगा, 10 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, ठीक है। आज मैंने थोड़ा सा टाइम लिया है सो दैट आपको समझ आना चाहिए कि हम आपको ये करंट अफेयर मिस नहीं करना है, बस इतना आप याद रखोगे। सबसे पहला करंट जो है आज के इस टॉपिक का, MOU साइंड बिटवीन इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंटरनेशनल एविएशन ग्रुप। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपको सीधे याद रखना ISA, और इंटरनेशनल एविएशन ग्रुप आपको याद रखना है IAG। इनके बीच में एक MOU साइन हुआ है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बनेगा एक MOU साइन हुआ है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस और IAG इंटरनेशनल एविएशन ग्रुप में, किसके रिलेटेड? द MOU वाज साइंड टू चेक द ग्रोथ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। ये हो गया इन द इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कितना हो रहा है इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर में, उसको चेक करने के लिए इस MOU को किया गया है। और आपको पता है ये आपका करंट अफेयर क्लाइमेट चेंज से बनता है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। क्योंकि पिछली बार आपको क्वेश्चन पूछा गया था ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन जो था, ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर किसके साथ रिलेटेड था आपको पता है। ओजोन लेयर जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है दैट वाज अबाउट ओजोन डिप्लीशन के साथ। और आपको जो है ये क्वेश्चन पूछा था कीटो प्रोटोकॉल किसके रिलेटेड, आपको बोला ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिशन, और यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिशन के ऊपर पूछा गया। तो MOU कार्बन डाइऑक्साइड के रिलेटेड था। ये ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। ISA जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये 121 सिग्नेटरी कंट्रीज हैं इसमें। और यहाँ पर देखो ISA, इंडिया एंड ISA, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मुझे गट फीलिंग वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो आपका क्वेश्चन आने वाले पेपर होगा उसमें से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आपको पता है 26 जो हुआ है 2021 में, और ये हुआ है आपको ग्लासगो में। क्वेश्चन आपका बनेगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो हुई है, जो 2021 में हुआ है, और क्या बोलते हैं उसको, ये ग्लासगो में हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक और मैं ऐड करूँगा करंट अफेयर 2022 का, जो इस साल जो है हुआ है, आपको बोलना है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 अब बन गया, और ये 27 वाला कहाँ पर हुआ, आपको बोलना है इजिप्ट में ये हुआ है। ये भी आपको ये क्वेश्चन अल-शर्म इजिप्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आया समझ। और इसी कॉन्फ्रेंस ऑफ जो पिछले साल जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है, उसमें इंडिया ने क्या बताया, उसमें इंडिया ने बताया टिल 2017 तक इंडिया ने प्लज किया है, प्रॉमिस किया है कि हम नेट जीरो गोल को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। नेट जीरो इमिशन, नेट जीरो कार्बन गोल मतलब नेट जीरो इमिशन, ठीक है। ये कब तक आपको बोलना 2007। लेकिन अगर आपको याद होगा साउथ एशियन जो भी एशियन सिटीज़ हैं उसमें से मुंबई एक ऐसी सिटी है जिसने डिसाइड किया है वी आर गोइंग टू कंप्लीट नेट जीरो इमिशन, और वी आर गोइंग टू अचीव नेट जीरो इमिशन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन या नेट जीरो इमिशन कब तक, 2050 तक एशियन कंट्रीज़ में। ये मुंबई की सिटी ने बताया, या आप मुंबई बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में डिसाइड किया गया है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में डिसाइड किया है इंडिया ने 2070 तक इसने ये बताया है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। दूसरा क्या बोला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 2006 में इंडिया ने ये भी बोला है, इंडिया हैज़ डिसाइडेड ए टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। इसने बोला कि हम क्या करने वाले हैं, हमने टारगेट रखा है हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करेंगे। और उस 175 में से जो 100 होंगे, 100 गीगावाट, वो क्या हो गया, विल बी सोलर एनर्जी बाय 2022 तक हमें क्या करना है, 100 गीगावाट हम सोलर एनर्जी में इसको। रिन्यूएबल का मतलब सोलर, वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है, लेकिन इस 175 में से 100 गीगावाट्स ऐसे होंगे जिसको हम अचीव करेंगे सोलर एनर्जी के थ्रू, मतलब सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे। जब हम ये करेंगे 100 गीगावाट सोलर एनर्जी यूज़ करेंगे, उससे क्या होगा, ए डिक्रीज इन इमिशन इंटेंसिटी। इससे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन जो है वो कम हो जाएगा। अगर अब सपोज 100 टन रिलीज हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, अब क्या होगा, अब 70 टन ही होगा, 65 to 70 टन ही होगा। क्यों, 33 से 35 इमिशन क्या होगा, ये रिड्यूस किया जाएगा 2030 तक। ये इंडिया का टारगेट है। मुझे पूरी गट फीलिंग आ रही है, इस पर डेफिनेटली एक कोई ना कोई स्टेटमेंट डायरेक्ट आपका होगा जो आपका MCQ बनेगा, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है।
द वर्ल्ड फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट इस कोचिन। इसके साथ एक और क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड में पहला फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट, देखो एक एयरपोर्ट की बात की जा रही है, वर्ल्ड में पहला जो सोलर पे ही चल रहा है एयरपोर्ट, वो कौन सा? आपको बोला कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और इसको अचीव कब किया गया है? इंडिया ने 2015 में ही अचीव, इट अटेन्ड द अचीवमेंट इन 2015। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन गलत करके, अगर याद रखना वर्ल्ड लेवल पे पहला फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में है। ठीक है, ये पीडीएफ मैंने अच्छे तरीके से जो है इसको कंटेंट जो भी था इसको मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन बनता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है? इज डेडिकेटेड टू रिड्यूस, इसका काम रिड्यूस कार्बन इमिशन को कम करना, मतलब CO2 के इमिशन को कम करना है इन द एविएशन सेक्टर। किस में? एविएशन सेक्टर में, थ्रू इट्स इनिशिएटिव्स एंड गोल्स, जो भी इसके इनिशिएटिव्स हैं और जिसके गोल्स हैं उसके थ्रू। इसीलिए पार्टनरशिप की गई है, एक MOU किया गया है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने थ्रू दिस MOU। करंट क्लियर हुआ? इशू का समझ आया, इशू क्या था? इशू एक्चुअली था ग्रीन हाउस गैस इमिशन या कार्बन इमिशन को रिड्यूस करना है, और इसके लिए एक MOU किया गया है। वो किसके साथ? वो ISA के साथ, क्योंकि ISA आपको पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इमिशन को तभी आप रिड्यूस कर सकते हो जब आप एक एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो दूसरे में, दैट मीन्स आप सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहे हो अब सिविल एविएशन में एज कम्पेयर टू जो आप बाकी पेट्रोल डीजल यूज़ करते होंगे, जिसकी वजह से इमिशन ज़्यादा हो रहा था। अब उसके जगह पर आप लगा रहे हो सोलर एनर्जी। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी गट फीलिंग वाला क्वेश्चन है। क्यों गट फीलिंग वाला क्वेश्चन है? क्योंकि यहाँ से पंचायत को रिलेट किया गया और आपके सिलेबस में कैटेगोरिकली दिया है पंचायती राज एक्ट 1992। इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें कितने 9th पार्ट इसमें ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, और 11th शेड्यूल ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? आपको आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 तक ये आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर बताए ये आपको सीधे क्वेश्चन बनेगा। कौन सा वाला क्वेश्चन? जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1993 या 1992 आप बोल सकते हो 1992। इसमें क्या किया गया? इसमें ये बताया गया है कि पंचायत को क्या दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। और इस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 इसमें 9th शेड्यूल को 9th पार्ट को ऐड किया गया है और 11th शेड्यूल को ऐड किया गया है, और आर्टिकल को लिया गया 43 से लेकर 243 दैट मीन्स जब आप 243 से काउंट करोगे 243 तक आपको आ रहे हैं 15, और ये हो गया। ठीक है, ए से लेकर तक जब जाओगे तो 15 आएंगे, और 243 खुद क्या आ गया एक और, तो दैट मीन्स टोटल कितने आ गए इसके आर्टिकल्स? आर्टिकल 6, टोटल 16 आर्टिकल्स इसके अंदर आ जाते हैं। हर एक आर्टिकल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। पूछा जाता है JKS में, कुछ भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर वो पर्टिकुलर नहीं है। ठीक है, और इसी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आपको क्या बोला गया है? इसमें आपको बताया गया है कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 टायर की बात की, देखो बलवंत राय मेहता कमेटी और अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, बलवंत राय ने बोला 3 टायर रखना चाहिए, अशोक मेहता ने बोला 2 टायर रखना चाहिए, लेकिन जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से बोला गया 3 टायर को ही फॉलो करो। राजस्थान ने 3 टायर किया, तमिलनाडु ने 2 टायर किया, और वेस्ट बंगाल ने 4 टायर फिर किया था। और राजस्थान पहली स्टेट बनी थी, और इसमें एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलना है नौगर डिस्ट्रिक्ट, जिसने 2 अक्टूबर 1969 में जो है पंचायत राज को सेटअप किया है। और इसके बाद आंध्र प्रदेश भी आता है। ऐसी चीज़ें याद रखनी है। ये यहाँ पर मैंने एक्चुअली क्लियर किया है आपको, क्योंकि आपको डायरेक्ट आपको अलग से अब नहीं पढ़ना है पंचायत राज एक्ट, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैंने बता ही दिया यहाँ पर कौन सा। अब देखो, अब आपको ये सीधे याद रहेगा केरलाज पुलाम, ठीक है याद रखना, पुलाम पारा, केरलाज पुलाम पारा इज द फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत। देखो पंचायत है, लिटरेट पंचायत,
लेकिन इसी को बनाया गया फुली डिजिटल। बस याद रखना, एक पंचायत जिसको लिटरेट पंचायत बोला जाता है, और उसी लिटरेट पंचायत को फुली डिजिटल बनाया गया, और ये फुली डिजिटल पहला वाला बन गया। और कहाँ पर आपको बोलना है, पुलाम पारा, और ये पुलाम पारा जो है, ठीक है, ये केरला में आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधे याद रखना है और कुछ भी इसको ज़्यादा सोचना नहीं है। क्लियर है? क्रिस प्रोजेक्ट के जरिए से आपको बोलना है फुल डिजिटल लिटरेसी वाज गेन्ड बाय पुलामपारा पंचायत्स डीजी पुलामपारा प्रोजेक्ट के थ्रू। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर, ये क्लियर हो गया। बस ऐसे अब आपको याद रहेगा, ये बस इतना ही इसमें याद रखना था। उसके बाद देखो, गुरुग्राम टू गेट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी। याद रखना, आपको पता है गुरुग्राम में बहुत सारे लोग, गुरुग्राम जो है एक ऐसा, आप ये बोल सकते हो, एक ऐसी जगह है, एक ऐसी सिटी आप बोल सकते हो जो हरियाणा में है, जो कि जिसको आप गुड़गांव के नाम से भी जानते हो, उसके बाद इसको गुरुग्राम के नाम से नाम किया गया है, नाम को चेंज किया गया है। और ये जो है गुरुग्राम, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, वहाँ पर लोगों का पैसा मिला है, जिनके पास लैंड था वहाँ पर, और उन्होंने सफारी गाड़ी लाई है, एक अच्छी गाड़ी लाई है, ऑडी सफारी। तो सो दैट आप लिंक करोगे, सफारी मतलब ये एक्चुअली ये सफारी गाड़ी नहीं है, ये एक्चुअली सफारी पार्क बनाई गई है, मतलब एक जंगली सफारी है, उसके लिए एक पार्क बनाई गई जिसको बोला सफारी पार्क, जंगली सफारी पार्क, ठीक है। तो सफारी के साथ गुरुग्राम, और गुरुग्राम जो है ये हेड क्वार्टर है, किसका हेड क्वार्टर है, आपको बोला इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ये आपका सीधे जो है 5 स्टार वाला क्वेश्चन बनता है। हेड क्वार्टर बताओ ISA का, और ISA की फॉर्मेशन आपको बोला 2015 में, कब आपको बोलना है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में। और ये कब हुआ था, आपको बोलना है ये 2015, और ये कॉप, आई थिंक कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, याद रखना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 हुआ था 2015 में। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पर हरियाणा विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगली सफारी पार्क इन द अरावली रेंज। हरियाणा जो है ये पहला बनेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगली सफारी, ठीक है, हरियाणा को मिलेगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा जंगली सफारी पार्क, और वो भी कहाँ, अरावली रेंज में। अब यहाँ पर जो होगा, द पार्क विल बी 10,000 एकर्स एंड कवर गुरुग्राम एंड नूह डिस्ट्रिक्ट। इसमें गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट और नूह डिस्ट्रिक्ट कवर किया जाएगा। दिस पार्क विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोजेक्ट, और ये जंगली सफारी पार्क जो गुरुग्राम में है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी पार्क बनेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। और अफ्रीका से बाहर ये सफारी कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, आपको बोलना शारजाह में ये सफारीज आपको देखने को मिलते हैं, कहाँ से, आउटसाइड अफ्रीका। बस इतना आपको याद रखना है, और भी कुछ अगर होगा वो भी यहाँ पर आपको दिखेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन गुजरात। देखो, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो गुजरात में देखने को मिलता है। सबसे पहला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद गुजरात से हैं। दूसरा, गुजरात में इलेक्शंस होने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए। असेंबली इलेक्शंस गुजरात में होने वाले हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, गुजरात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्स ऑफ गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एट गांधीनगर। देखो, गांधीनगर से लेकर मुंबई तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, फ्लैग ऑफ किया है। किसको, वंदे भारत ट्रेन को। याद रखना, वंदे भारत ट्रेन याद रखना, एक्सप्रेस ट्रेन गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात में है, मुंबई आपको पता है महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है, द ट्रेन विल रन फ्रॉम गांधीनगर टू मुंबई सेंट्रल, तो मुंबई सेंट्रल तक। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से आपका एक क्वेश्चन सीधे बनता है। 36th नेशनल गेम्स इन गुजरात, जो इस साल की गेम्स हुई है, नेशनल गेम्स, वो कहाँ पर हुई है, आपको बोला गुजरात में हुआ है। और इसमें हुआ क्या, देखो ध्यान से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 36th नेशनल गेम्स एट द ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम कंसिडर किया जाता है। एट द इवेंट मोदी आल्सो सेड दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेडियम। क्वेश्चन पूछे, इंडिया का लार्जेस्ट स्टेडियम कौन सा, आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और ये इलाहाबाद में, सॉरी, ये भी इलाहाबाद में देखने को मिलता है। सच ए यंग कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। और आपको पता है इंडिया में यूथ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, 65% यूथ पॉपुलेशन इंडिया में एट प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ का डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा खासा है। एंड द बिगेस्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल इन द कंट्री, और कंट्री में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल देखने को मिलता है। व्हेन द इवेंट इज सो अमेजिंग एंड यूनिक, हिज एनर्जी विल बी जस्ट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बस ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है। कहाँ पर हुआ 36 नेशनल गेम्स, आपको बोलना गुजरात में। इनॉग्रेट किसने किया, आपको बोलना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, याद रखना। और कहाँ पर ओपनिंग
सेरेमनी, ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी कहाँ पर? आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और ये अहमदाबाद आपको बोला है, ठीक है, CAKE आपने पढ़ा होगा। चंपारण कहाँ पर? बिहार में। अहमदाबाद गुजरात में। खेड़ा कहाँ पर? गुजरात में। बस ये हो गए, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, पढ़ा होगा ना केक। तो ये आपको याद रखना। और ये अहमदाबाद वाला गांधी जी का पहला हंगर स्ट्राइक भी थी। देखो मैं आपको सारे क्वेश्चंस बोल रहा हूँ यहाँ पर, जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाएगा। यहाँ से आप सिर्फ करंट अफेयर नहीं लेकर जा रहे हो, आप वो क्वेश्चन लेकर जो आपको डायरेक्ट डिटो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपको याद। आगे चलेंगे, ये हो गया, ये भी गट फीलिंग वाला क्वेश्चन है, नहीं छोड़ सकते इस क्वेश्चन को। इंडिया रैंक 40 इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन बनेगा आपको कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है, इसको इंडिया की रैंक क्या है? आप बोलोगे इंडिया की रैंक 40 है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा आपको पूछा जाएगा इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेट होना, ठीक है, आप इस तरीके से याद रखते हो, ग्लोबल लेवल पे इनोवेशन की बात की जाए और उसके ऊपर एक इंडेक्स रिलीज किया जाता है और इंडिया में बोला जाता है 40 रैंक है। या आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, इंडिया में 40 इनोवेशंस किए गए हैं, 40 इनोवेशंस, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, कोड के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप बोल सकते हो इंडिया में 40 इनोवेशंस की गई है, कोड रखो याद। और ये कौन कर रहा है? दैट मीन्स इंडिया बड़ा इंटेलेक्चुअल है, बहुत ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल है इंडियंस। तो इस तरीके से आप याद रखो, इंटेलेक्चुअल का मतलब हो गया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको क्या करता है? रिलीज करता है। तो याद रखना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, सॉरी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया हैज़ रैंक्ड 40 इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, राइट। ये आपको इतना याद होना चाहिए। आप देखो इंडिया जो है 40th रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो रिलीज करता है। अगर देखा जाएगा पिछले 7 साल से, मतलब 2015 से अभी तक 7 साल हो गए, इंडिया की रैंक 2015 में 81 पोजीशन पे था, लेकिन अभी ये आ गया हाफ, इससे कम रिड्यूस किया, दैट मीन्स 40 पोजीशन पे आ गया। मतलब इनोवेशन बढ़ती जा रही है। और इंडिया हैज़ आल्सो मेंटेन फर्स्ट रैंक, इंडिया की पहली रैंक मिली है ICT सर्विसेज एक्सपोर्ट ओवर द ईयर्स। तो सर्विस एक्सपोर्ट की अगर बात, क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स इंडिया किस में करता है, क्या गुड्स में, क्या सर्विस में? आपको बोलना सर्विसेज में इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। और आपको पता है सर्विसेज सेक्टर इंडिया में सबसे ज़्यादा GDP देता है, मोर देन 50% GDP जो है इंडिया को वो सर्विस सेक्टर से मिलते हैं। इसके लिए इंडिया की GDP को बोला, इकोनॉमी को बोला जाता है सर्विस लेड इकोनॉमी। देखो एक होता है हमारे पास एग्रीकल्चर इकोनॉमी, दूसरा हमारे पास होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो ऐसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी में आता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में आता है इंडस्ट्रीज और टर्शियरी में आता है सर्विसेज। अगर देखो, अगर कंट्री की GDP मोर देन 50% जो होती है वो एग्रीकल्चर से होगी तो एग्रीकल्चर लेड इकोनॉमी बोला जाता है, ठीक है। अगर इंडस्ट्री से इंडस्ट्री लेड इकोनॉमी बोली जाती है कंट्री की। अगर सर्विस में मोर देन 50% सर्विस लेड, तो एट प्रेजेंट इंडिया की GDP जो है दैट इज, इंडिया की इकोनॉमी जो है दैट इज सर्विसेज लेड इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सर्विस सेक्टर जो है ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की GDP में। बट अगर देखा जाएगा एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, मतलब लेकिन GDP में कम कंट्रीब्यूशन है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? ये हो गया, आपको समझ आया होगा, ठीक है। है क्या ये GII, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करेंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिप्रेजेंट्स द मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। कंट्री में, सॉरी, पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है इनोवेटिव इकोनॉमीज कौन कौन सी है, तो इंडिया भी उसमें है, 40th रैंक है। द रैंकिंग ऑफ द कंट्री इज बेस्ड ऑन सर्टन इंडिकेटर्स। ये रैंकिंग जो होती है कुछ इंडिकेटर्स लिए जाते हैं और इन इंडिकेटर्स को देखने के बाद एक रैंक की प्रोवाइड की जाती है। लेकिन क्वेश्चन क्या यहाँ पर ही खत्म होगा? नहीं सर, आगे भी बताओ, आगे क्या बताना? आगे सिर्फ एक ही बात बतानी है कि इसको पहली रैंक फिर किसको मिला? आपको बोला स्विट्जरलैंड को मिला है, USA सेकंड पे है, स्वीडन थर्ड पे है, यूनाइटेड किंगडम चौथे पे है। इसमें कोई भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि यहाँ ना कोई चाइना वैना इसमें नहीं है, बस इसमें सिर्फ इतना ही स्विट्जरलैंड याद रखना। इंडिया को देखो इस तरीके से आपको याद रखना है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किया ऐसे याद रखने के लिए GII, इसमें क्या लिखा 40, ठीक है। और क्या करोगे ऐड, इसको ऐड करोगे प्लस लिखोगे आप इंटेलेक्चुअल, ठीक है। तो समझ आएगा आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो इसको रिलीज करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिखा और उसके बाद क्या लिखा यहाँ पर, ठीक है, स्वेट लिखा। स्वेट आपको समझ आना चाहिए 1। स्वेट इसलिए मैं लिंक करना है, स्वेट की बात करनी है तो दैट मीन्स
पहली रैंक स्वेट को है, स्वेट को मतलब स्विट्ज़रलैंड। और इंडिया को याद रखना, इंडिया बड़ा इंटेलेक्चुअल है और इसने क्या है 40 इनोवेशंस की हैं। ये इस तरीके से स्टेटमेंट बना के ही याद रखना है, अदरवाइज आप पूरा मिक्सअप करोगे, वहाँ पर जो टिक करना है वो गलत करके आओगे। क्योंकि देखा है मैंने इन चीज़ों में होता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको याद नहीं रहेगा, याद रहेगा लेकिन मिक्सअप हो जाता है। मेरा मकसद यही है। देखो हम आते हैं सऊदी अरबिया पे। इंडिया और सऊदी अरबिया के रिलेशंस बड़ी टाइट है, बहुत अच्छी खासी रिलेशनशिप्स हैं, बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। बट यहाँ पर हम देखेंगे सऊदी अरबिया का एक नया क्राउन प्रिंस बनाया गया है, उसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, जो कि नया प्राइम मिनिस्टर बना है। कहाँ का आपको बोलना है, ये बना है सऊदी अरबिया का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमेशा इनका एक ट्रेडिशन रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर का पद जो है, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट जो है, वो हमेशा किंग को दिया जाता है, जो सऊदी अरब का किंग होता है। बस इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे क्या बनाते हैं उसमें हमें घुसना नहीं है, उनकी पॉलिटी को हमें नहीं देखना है। इकोलॉजी एनवायरनमेंट का करंट अफेयर बनता है डायरेक्ट यहाँ से। देखो कैसे बनेगा। यूपी गवर्नमेंट अप्रूव्स फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन बुंदेलखंड रीजन। ठीक है, पहला टाइगर रिजर्व यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, अप्रूव किया है। लेकिन कहाँ पर, बुंदेलखंड रीजन में। ऑलरेडी पहले 3 टाइगर रिजर्व थे यूपी में, ये हो गया चौथा, दैट मीन्स टोटल हो गए 4। और चौथा जो है, इसका नाम याद रखना, इसका नाम है कुछ है रानीपुर टाइगर रिजर्व। मैं चेक करना, हाँ रानीपुर टाइगर रिजर्व। देखो रानीपुर टाइगर रिजर्व किस रीजन में, आपको ना बुंदेलखंड रीजन में। कवर्ड द नॉर्थ ट्रॉपिकल एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये छोड़ो, बस इतना आपको याद रखना है। जो ये 4th टाइगर रिजर्व जो है, 4th टाइगर रिजर्व जो है, ये कहाँ पर आपको बोलना, यूपी में। यूपी किस जगह, आपको बोलना बुंदेलखंड डिस्ट्रिक्ट में। बुंदेलखंड में क्या नाम क्या दिया गया इसको, आपको बोलना रानीपुर। पूछा जाएगा लेटेस्ट रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, आपको बोलना ये यूपी में है। बस याद रखना, यूपी किस जगह पर, बुंदेलखंड रीजन में। ये होना चाहिए पता आपको, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, क्वेश्चन आपको बनता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनेगा किस साल में आया है, आपको इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1972 में। इसमें क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन दी जाती है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन देते हैं लेकिन किसको प्रोटेक्ट करते हो आप एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करते हो इस एक्ट के थ्रू, आप प्लांट्स को भी, और आप बर्ड्स को भी प्रोटेक्ट करते हो। और इसके पास जो होते हैं ऑलमोस्ट 6 लिस्ट्स होते हैं, जिसको स्पीशीज़ को 6 लिस्ट्स के अंदर डाला जाता है। 6 लिस्ट पता होनी चाहिए कौन कौन से होते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ठीक है, क्लियर, ये हो गया क्लियर आपका। हाँ, यहाँ पर दिया भी है। ठीक है, अब हम टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया की बात करेंगे। टाइगर रिजर्व क्या है, द इंडियन टाइगर रिजर्व्स वर सेटअप इन 1970। देखो 1973 इस साल क्या हुआ है, टाइगर रिजर्व्स जो है इंडिया के, उनको सेटअप किया गया है। और आपने पढ़ा होगा केशवानंदा भारती केस, केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। याद रखना, के से केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, के से केरला। क्वेश्चन पूछा गया कब हुआ है, 1973 में ऑलरेडी पूछा गया है। लेकिन क्वेश्चन किस एंगल से पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट किस में आया है, आपको ना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन या बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट जो पूछा गया है, वो केशवानंदा भारती केस में देखने को मिलता है। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरी आवाज़ कम है, मैं इसलिए आवाज़ थोड़ा सा लो कर रहा हूँ क्योंकि ये लंबा लेक्चर जाएगा, तो अब मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा ये हो जाती है, कम हो जाते, फिर मेरा फ्लो नहीं बनता है। इसलिए मैंने वह जो है माइक तो लगा ली मैंने, बट ये है कि आवाज़ मैंने जानबूझकर कम की है, सो दैट मैं लंबे अरसे तक आपको जो है डिलीवर करूं। तो आप एक काम करना, आप ईयरफोन लगा लेना, मज़े से सुन लेना, इसको मज़े से सुन लेना। मतलब ये आपको इतना फ़ायदा देगा ना, जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं, सभी एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट निकलेंगे, जो मैं आपको बताता हूँ। केशवानंदा भारती केस क्लियर हो गया। ऐसे आपको टॉपिक्स को लिंक करना है। अगर आप क्यों, देखो मुझे क्लिक हो गया सीधे 1973, मुझे सीधे जहन में आया केशवानंदा भारती केस। देखो पॉलिटी में हो गया, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बताया गया है इसमें, ये भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब आपका एक और क्वेश्चन ये बनता है कि ये बताओ, जो टाइगर रिजर्व को सेटअप तो किया गया है 1973 में, ठीक है, इंडियन टाइगर रिजर्व को सेटअप किया 1973 में, ठीक है। और ये क्या है, आपको बोलना है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। और इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA की फुल फॉर्म पूछी जाएगी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, इसके थ्रू टाइगर रिजर्व को क्या किया गया है, सेटअप किया गया है। और इतना आपको याद रखना है कि अगर हम देखेंगे 2006 से लिंक करो और 2018 तक आ जाओ, एक रिपोर्ट आया है, उसमें बोला गया है कि टाइगर का नंबर बढ़ गया है। 2016 में 1411 ही टाइगर्स थे, लेकिन उसके बाद प्रोटेक्शन दी गई है इनको, और 2018 में
2967 टाइगर्स बढ़ गए हैं, मतलब 50% से भी ज़्यादा। 14 अगर करोगे 28 ही आ जाएगा, 2822, लेकिन ये 2967 ऑलमोस्ट जो है 54% जो है टाइगर्स बढ़ गए हैं पिछले 2006 से लेकर 2018 तक, 12 साल में। तो ये भी पता होना चाहिए। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो ये सारा आपको करंट अफेयर कवर हो रहा है, आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट भी आपका कवर हो रहा है, पॉलिटी के सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर भी, और जो ऑलरेडी न्यूज़ में है वो भी चल रहा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया हैज़ बीन मेड टू प्रोटेक्ट, देखो मैंने बोला भी था आपको, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हैं ये जो हैं प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, बर्ड्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। इंडिया हैज़ ओनली 5 डिजिग्नेटेड नेशनल पार्क्स। 1972 से पहले जब ये एक्ट आया, इस एक्ट से पहले इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 5 ही नेशनल पार्क्स थे, ठीक है। और इस एक्ट में कितने 6 शेड्यूल्स आते हैं। तो आपको पूछा जाता है, आपको पूछा जाएगा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करेंगे। देखो ध्यान से मैं आपको यहाँ पर ही बताऊँगा, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करेंगे। इसमें कितने शेड्यूल्स हैं, आप बोलोगे सर शेड्यूल्स 5 है। इसमें कितने पार्ट्स हैं, आप बोलोगे सर पार्ट्स 14 है। इस आपको क्वेश्चन पूछेगा इसमें कितने सेक्शंस हैं, आप बोलोगे सर सेक्शन जो हैं दैट इज़ 103। आपको पूछा जाएगा क्लाजेस कितने हैं, आप बोलोगे सर जितने सेक्शंस वही क्लाजेस भी बोल सकते हो आप, 103। अच्छा ये बताओ कि इसमें बस इतना ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। फिर पूछा जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। इसमें कितने शेड्यूल्स हैं, आप बोलोगे सर 12 शेड्यूल्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, इस आप बोलोगे सर 22 पार्ट्स हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। और कितने आर्टिकल्स हैं, आप बोलोगे सर 395 आर्टिकल्स हैं। ये आपको देखो यहाँ पर कैसे रिवाइज करना है, कीवर्ड्स को पकड़ना है, सिर्फ कीवर्ड्स। अगर ये चीज़ आपको समझ आ रहा है, आप हर एक चीज़ कर सकते हो। यहाँ से भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, ये भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी ऑलरेडी। फिर याद रखना है 5 को आपको कोड के हिसाब से, अपने हिसाब से कोड बना लो। और यही मैं लिंक कर रहा हूँ 6 शेड्यूल को, किसमें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कितने शेड्यूल्स हैं, 6 शेड्यूल्स हैं, याद होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर ऑर्गन में 5 ही शेड्यूल्स हैं। और 12 शेड्यूल्स कहाँ पर हैं, आपको 12 शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा ना तो सीधे आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे यस सर हमें अच्छे तरीके से रिवीजन हो रहा है, हमें माइंड में चीज़ें जा रही है। पहली वुमेन है इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। कौन है पहली वुमेन? सर इसका नाम है सामंथा, याद रखना सामंथा क्रिस्टोफर्टी, ठीक है, क्रिस्टोफर्टी याद रखो, बस इतना याद रखो। सामंथा 40 रुपीज़ का सामान लेना है, जो चीज़ क्लिक हो रही है ना दिमाग में वो आप बना सकते हो, उससे आपका एक प्लस पॉइंट होगा, आपको वही चीज़ क्लिक हो जाएगा, ना कि पूरा स्टेटमेंट। एग्जाम में उतना चीज़ें याद ही आती, एग्जाम में कीवर्ड्स होते हैं। सामंथा क्रिस्टोफर्टी बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ यूरोप, यूरोप की पहली वुमेन बनी है टू कमांड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISA। क्वेश्चन पूछेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का फुल फॉर्म बताओ ISA का, आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और इसकी पहली वुमेन जो है यूरोपियन वुमेन, याद रखना फर्स्ट वुमेन ऑफ यूरोप, पहली वुमेन यूरोप की जो कमांड कर रही हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, उसका नाम क्या है, आपको बोलना सामंथा क्रिस्टोफर्टी। तो सामान दिया है 40 रुपये का, ठीक है, किसने, एक वुमेन ने, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है सामंथा। और ये वुमेन जो है फिर ये 40 रुपये लेकर कहाँ गई, ये सामान लेकर यूरोप गई है, और यूरोप में जाकर इसने बोला कि मुझे स्पेस में जाना है इंटरनेशनल लेवल पे। कोड याद रखना, समझ आ जाएगा, ठीक है, हो गया, ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे क्वेश्चन करंट अफेयर बनेगा। अगर आपने पढ़ा होगा पहला करंट अफेयर पढ़ा, आप देखो आप रिवाइज कैसे करोगे, देखो मैं कैसे बताऊंगा आपको। आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, ISS हो गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज द लार्जेस्ट मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट। ये कहाँ पर, एक ऐसा स्पेस स्टेशन है जो लो अर्थ ऑर्बिट में, देखो 3 ऑर्बिट्स होते हैं, साइंस एंड टेक पढ़ा होगा, 3 ऑर्बिट्स होते हैं। एक होता है लो अर्थ ऑर्बिट, एक होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और एक होता है हाई अर्थ ऑर्बिट। लेकिन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज कहाँ पर, इज इन लो अर्थ ऑर्बिट, ये लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। लेकिन ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो हैं ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, मतलब बहुत सारी नेशंस ने कोलैबोरेट किया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने नेशंस ने कोलैबोरेट किया है टू फॉर्म इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ना 5, और आपको पता है 5 में एक तो आपको USA याद रखना है नंबर फर्स्ट, आपको दूसरा याद रखना है रशिया, आपको तीसरा याद रखना है कनाडा, और आपको चौथा याद रखना है यूरोपियन यूनियन, और आपको 5वां याद रखना है
जापान, ये हो गया। लेकिन करंट अफेयर क्या बना, जो ही ये वार हुआ ना किसके बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में, इन कंट्रीज़ ने, यूएसए ले लो, अब कनाडा ले लो, इन कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर क्या लगाए, सैंक्शंस लगाए, जिसकी वजह से रशिया को भी गुस्सा आ गया। रशिया ने बोला जो भी ये प्रोजेक्ट चल रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो मैं इसमें विड्रा कर रहा हूँ, और कब तक करूँगा मैं आपको दिखा दूंगा, मैं 2024 तक विड्रा कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा रिसेंटली ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से विड्रा करेगा बाय 2024, आपको ना सर रशिया करेगा। देखो कैसे लिंक करना है करंट अफेयर को, बस इतना आपको याद रखना है। अगर आप याद करके जाओगे ना करंट अफेयर को, मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं कर सकते हो करंट अफेयर, वहाँ पर आप सारी एनर्जी लगाओगे याद करने में, लेकिन वैसे नहीं होते, चीज़ें वैसी नहीं होती। मैं आपको कॉम्प्रहेंसिव एक सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूँ। एफिशिएंट बच्चे होंगे तो वो इसको 1-2 बार सुनेंगे माइंड में, कोई नोट पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई PDF नहीं चाहिए आपको, सिर्फ 2 बार सुनो, माइंड में चलता जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज इंक्लूड। देखो अब क्वेश्चन है सर, जो आपने यूएसए का बोला था, यूएसए की एजेंसी कौन सी है, नासा, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, ये तो पता है आपको। उसके बाद सेकंड मैंने आपको बोला था, सपोज रशिया की बात करेंगे तो रशिया की एजेंसी का नाम क्या है, रॉसकॉस्मोस, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है, रॉसकॉस्मोस, ठीक है, आर से रशिया हो गया सीधे। थर्ड जो है मैंने जापान बोला था, जापान में आप बोलोगे जैक्सा, JAXA जैक्सा। फोर्थ सर कौन से, मैंने बोला था कनाडा, कनाडा से हो गया कनाडा स्पेस एजेंसी। फिफ्थ आपने सर बोला था यूरोपियन यूनियन, आपको बोला यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये आपको याद होना चाहिए, अगर ये याद है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये भी ISS से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ISS, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ सर बिल्कुल 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 क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एडवोकेट है, एक एडवोकेट होता है, एक एडवोकेट जनरल होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, एडवोकेट R वेंकटा रमनी, ठीक है, याद रखना, एडवोकेट R वेंकटा रमनी असाइनड एज न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, शॉर्ट में AGI। आपके लिए मैं क्वेश्चन एक देता हूँ, आपको ये खुद बताना, थोड़ा सा एफर्ट्स लगा लो, मुझे बताओ ये AGI किस आर्टिकल के अंदर आता है, बस इतना आप मुझे बता दो। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर आता है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, अच्छा आप आर्टिकल ही बता दो, उतना ही काफ़ी है। सबसे पहला अटॉर्नी जनरल, एक नया अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया गया है, ये पॉलिटी का टॉपिक आपका बनता है, और उसका नाम क्या है आपको बोलना है, वेंकटे रमनी, नया अटॉर्नी जनरल बनाया गया है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। अब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, सर ये तो बताओ कि अटॉर्नी जनरल जो उसको अपॉइंट कौन करता है, ये अटॉर्नी जनरल रहेगा 3 साल के लिए, ये अटॉर्नी जनरल जो रहेगा 3 साल के लिए रहेगा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड इतना ही होगा, लेकिन इसको अपॉइंट कौन करता है, मसला ये बनता है, नहीं बड़ा क्वेश्चन बनता है। इसको जो है अपॉइंट करता है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द प्रिंसिपल एडवोकेट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर। क्वेश्चन है ये अटॉर्नी जनरल है कौन, अटॉर्नी जनरल होता है गवर्नमेंट के बिहाफ से जितने भी केसेस होते हैं गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन केसेस को कौन लड़ता है गवर्नमेंट के बिहाफ से, आप बोलोगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्लियर हो गया। और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये लीगल एडवाइजर होता है, ये एक लीगल एडवाइजर है, किन का लीगल एडवाइजर, आप बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीगल एडवाइजर। मेरी बात समझ आ रही है, ये लोकसभा में पार्टिसिपेट करेगा, ये राज्यसभा में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन ये वोटिंग नहीं कर सकता है, इसके पास इतना पावर दिया गया है। और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, अपॉइंट जो करता है इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं करेगा, प्रेसिडेंट जो है इसको कैबिनेट एडवाइस करता है, मोदी का कैबिनेट जो है वो इसको एडवाइस करेगा कि भाई, प्रेसिडेंट को बोलेगा, द्रौपदी मुर्मू को बोलेगा, अरे बहन जी आप एक काम करो, आप इसको अटॉर्नी जनरल बनाओ, क्या नाम इसका, वेंकटा रमन को अटॉर्नी जनरल आपको अपॉइंट करना, वो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, लगा ही लेते हैं भाई साहब, तो वो लगा लेगी, इसको अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करेगी, ठीक है। और ये जो है आई थिंक अटॉर्नी जनरल को कोई सैलरी नहीं मिलती है, इसको रिटेनर दिया जाता है, मेरे हिसाब से जितना मुझे अभी क्लिक हो रहा है अबाउट अटॉर्नी जनरल, इसको रिटेनर दिया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद है आपको, वो फिर बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहेगा, ठीक है। पानी पीता हूँ मैं पहले। एक सेकंड आप मुझे दे दो।
क्लियर हो गया? हाँ सर, हमें क्लियर हो गया। द इंडिविजुअल मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ये सुप्रीम कोर्ट का जज होना इसका ज़रूरी है कि पहले सुप्रीम कोर्ट का जज अगर होता तो तब ही इसको क्या बनाया जाए, इसको बनाया जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अगर आप देखोगे यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट का जज था, एडवोकेट नाम है इसका, एडवोकेट रामा स्वामी वेंकटा रमनी। ठीक है, क्लियर है? इसको सैलरी नहीं मिलती है। और जब नई गवर्नमेंट आती है, और वही नई गवर्नमेंट क्या करते हैं, वो अपना अटॉर्नी जनरल लगा लेता है, क्योंकि ये एक ऐसा अटॉर्नी जनरल होता है जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वही लगा लेते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखो, आगे चलते हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ याद रखना, CDS जिसको बोलते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल था अनिल चौहान, इसको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बस इतना ही इसमें याद रखोगे। ठीक है, होता कौन है? द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, शॉर्ट में CDS जिसको बोलते हैं, CDS एग्जाम भी आपने दिया होगा, इज़ द मिलिट्री हेड। ये मिलिट्री का हेड होता है, जो इंडियन आर्मी फोर्सेस का मिलिट्री हेड जो है वो CDS होता है। ये वाला क्वेश्चन है गट फीलिंग वाला क्वेश्चन। क्यों गट फीलिंग वाला है? रीजन इसके पीछे एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक announces support of $14 billion फॉर फूड सिक्योरिटी इन एशिया पैसिफिक। देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक को आपको पकड़ना है। इसने अनाउंसमेंट किया है, एक सपोर्ट दिया जाता है, कितना आपको मतलब $14 बिलियन। $14 बिलियन किसके लिए? फूड सिक्योरिटी के लिए। कहाँ पर? एशिया पैसिफिक में। एशिया और पैसिफिक को ले लो तो इसमें दिया गया है, किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब फूड सिक्योरिटी के लिए इसने दिया है पैसा, एक सपोर्ट, फुल सपोर्ट। ADB विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट टू अदर एक्टिविटीज़। ADB जो है बाकी एक्टिविटीज़ में भी इन्वेस्ट करेगा आगे, विच कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी भी, सच एज एनर्जी ट्रांजिशन को भी दिया जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, हेल्थ और एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी ADB लोन देगा। तो यही है आज का जो था, मतलब ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। फूड क्राइसिस के रिलेटेड जो भी चल रहा था, इसको ये सपोर्ट कर रहा है ADB। क्या ADB इतना ही है? नहीं सर, ADB थोड़ा सा बता दो डिटेल में। ADB क्या है? मैंने देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, याद रखना। मतलब मुझे बोलो ये पूरे वर्ल्ड में है? नहीं सर, ये वर्ल्ड में नहीं, ये एशिया में है। एशिया में है तो क्या है? रीजनल बैंक है। सर ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, लेकिन है रीजनल बैंक, डेफिनेटली एशियन रीजन्स को देखता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन डिसंबर 1966 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका। इसको मैं वर्ल्ड बैंक के साथ लिंक करूँगा, इसको मैं IMF के साथ लिंक करूँगा। पता होगा आपको, वर्ल्ड बैंक 1944 फॉर्मेशन, और इसको ब्रेटन वुड ट्विन्स के नाम से भी जाना जाता है। एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसको ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इसको जो है इस्टेब्लिश किया जाता है वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक का ही नाम है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जब भी डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो IBRD, वर्ल्ड बैंक, डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए लोन देता है। आपको पता होगा IMF के बारे में। IMF जो है, इसकी एक करेंसी होती है जिसको बोलते हैं हम SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसको गोल्ड पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये पता होना चाहिए। IMF में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो USA का है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा वोटिंग पावर्स आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं इसी को ब्रिक्स बैंक के साथ लिंक करूंगा, BRICS, जिसको ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यहाँ पर इक्वल कंट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन बनता है क्या है? आपको बोलना है इक्वल कंट्रीब्यूशन, सभी को इक्वल कंट्रीब्यूशन, मतलब इक्वल वोटिंग राइट्स। यहाँ पर ज़्यादा कम वोटिंग राइट्स नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स बैंक को ये बोला जाता है, ये चाइना बेस्ड बैंक है एक्चुअली। इसी को हम नाम देते हैं, इसी को हमने बताया है कि ये ब्रिक्स बैंक के नाम से। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1966 में, याद रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपको बोलना है फिलीपींस में, फिलीपींस के मनीला में। ठीक है,
द बैंक प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये प्रमोट करता है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप देखो फूड क्राइसिस के लिए इसने लोन दिया सिर्फ एशिया में, एंड इट मेंटेन्स 31 फील्ड ऑफिस वर्ल्ड वाइड। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ इनिशियली, अगर बात करें स्टार्टिंग में 1966 में जब बना, इसके सिर्फ 31 मेंबर्स थे, लेकिन अगर आजकल के टाइम पे देखा जाएगा इसके 68 मेंबर्स हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। एक और क्वेश्चन बनता है आपका, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैंड एंड इट्स एफिलिएट्स फॉर 5 years। ठीक है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है इसको बैन किया गया है, और इसके जितने भी एफिलिएट्स हैं, इसके जितने भी एसोसिएट्स हैं, उन सभी को बैन किया गया है। क्वेश्चन है किस एक्ट के ज़रिए से, आपको बोला अंडर द अनलॉफुल एक्ट ऑफ 1967। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक्ट के थ्रू जिसको बोलते हैं अनलॉफुल एक्ट ऑफ 1967। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बैन्ड पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसके एफिलिएट्स और इसके जितने भी एसोसिएट्स हैं। PF हैज़ बीन बैन्ड, PF को बैन किया गया है एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन। इसको एज अनलॉफुल एसोसिएशन के नाम से बोला गया है कि अनलॉफुल एसोसिएशन है, और इसलिए इसको बैन किया है विद इफेक्ट फॉर 5 years। 5 साल तक इसको ये बैन रहेगा, फिर देखा जाएगा क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, फीफा लॉन्च स्पेशल सीरीज विथ इंडियन स्कीपर सुनील छत्री। ठीक है, सुनील छत्री के साथ। याद रखना फीफा, आपको पता है FIFA, अभी इसका वर्ल्ड कप चल रहा है, और ये फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर है, डायरेक्ट क्वेश्चन, कतर में है, बस इतना आपको याद रखना है। और फीफा ने लॉन्च किया है एक स्पेशल सीरीज, किसके साथ, इंडियन स्कीपर के साथ, जिसका नाम है सुनील को याद रखना है, सुनील और फीफा। देखो फीफा सुनील, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, सुनील एंड हिज करियर हैज़ अर्नड स्पेशल रिकॉग्निशन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज कैप्टन फैंटास्टिक। याद रखना, सुनील के साथ लिंक करना है कैप्टन फैंटास्टिक। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इतना आपको थोड़ा सा जहन में होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। DRDO पे क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन बनेगा, देखो DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये पहला क्वेश्चन होता है SSB का। हैज़ कंडक्टेड 2 सक्सेसफुल टेस्ट, इसने 2 सक्सेसफुल टेस्ट को कंडक्ट किया है, लेकिन वो टेस्ट थे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स। 2 मिसाइल्स इसने टेस्ट किए हैं, लेकिन वो लॉन्ग रेंज नहीं, वो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को टेस्ट किया गया है। और ये जो है फ्लाइट्स को जो टेस्ट किया गया है वो कहाँ पर, आपको ना उड़ीसा में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो चांदीपुर उड़ीसा में हुआ है। अब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एक इंडस्ट्री है, किस डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। DRDO का क्वेश्चन पूछा गया, DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपको बोलना है दिल्ली में, याद रखना न्यू दिल्ली में। और इसको फॉर्मेशन की गई है, आपको बोलना है 1958 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे मुझे याद आ गया 1957 में लाया गया है बलवंत राय मेहता कमेटी। 1977 में मुझे याद आया अशोक मेहता कमेटी, और 1986 दोनों को 1986 जो है इसको लाया गया है सिंघवी कमेटी यहाँ पर थी। ठीक है, LMV सिंघवी कमेटी, और यहाँ पर जो है रॉय कमेटी आई थी, ये आपको याद रखना है। तो याद रखें 57, 77, 86 याद रखना है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। और इस डिपार्टमेंट का मोटिव क्या है, DRDO, आपको बोलना है स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गट फीलिंग वाला क्वेश्चन है। मुझे नहीं बोलना कि सर ये नहीं आपने बताया या ये हमें नहीं आया। उड़ीसा की बात करें, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी की बात करेंगे। इंडिया रिलीजेस एशियाज फर्स्ट ट्राइबल बेस्ड इंसाइक्लोपीडिया। उड़ीसा ने रिलीज़ किया है इंडिया का पहला ट्राइबल कम्युनिटी बेस्ड इंसाइक्लोपीडिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर एक इंसाइक्लोपीडिया को रिलीज़ किया गया, किस स्टेट गवर्नमेंट ने, आपको उड़ीसा ने। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिलीज किया है फर्स्ट कम्युनिटी बेस्ड इंसाइक्लोपीडिया, किस कम्युनिटी के रिलेटेड, आपको ना ट्राइबल कम्युनिटी के रिलेटेड है। यही लिखा है, एशिया उड़ीसा बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू पब्लिश इंसाइक्लोपीडिया बेस्ड ऑन ट्राइबल कम्युनिटी। और ये जो है द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द ट्राइब्स इन उड़ीसा नाम है इसका। ठीक है, आगे देखेंगे, गट फीलिंग वाला क्वेश्चन है, 110% आ जाएगा, 110% आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सोलर फार्म्स की बात की जा रही है, वो भी अमेजॉन ने, एक ई-कॉमर्स कंपनी ने फर्स्ट टाइम क्या किया है, प्लान कर रहा है कि वो 3 सोलर फार्म्स को बनाया जाएगा राजस्थान में।
राजस्थान याद रखना है, अमेजॉन अनाउंस्ड दैट इट विल सेट अप 3 सोलर फार्म्स, सेटअप करेगा 3 सोलर फार्म्स राजस्थान में विद ए कंबाइंड कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी देखो, JKSSB कभी बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाता है, और डेप्थ तो यही बनेगा, आपने तो पढ़ा है अमेजॉन ने प्लान किया है कि वो 3 सोलर फार्म्स को लगाएगा कहाँ पर, राजस्थान में। या तो डेप्थ में ज़्यादा जाएगा, अमेजॉन प्लान कर रहा है कि वो सोलर फार्म्स राजस्थान में लगाया जाएगा, कितने आपको टिक करना है, 3। या पूछा जाएगा अमेजॉन ने प्लान किया है 3 सोलर फार्म्स राजस्थान में लगाया जाएगा, और कितने मेगावाट्स, कैपेसिटी क्या होगी आपको ना 420। आप देखो JKSSB के पेपर उठा लो, वो इतना डेप्थ में जाता, और यही होता है अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की। This will be the first time that the e-commerce major is planning up a solar farm in India, और ये एक e-commerce कंपनी, आपको पता ही है, आगे बता दूंगा मैं इसके बारे में। This would be 210 मेगावाट प्रोजेक्ट टू बी इवॉल्व्ड, सॉरी ये नहीं पढ़ो इतना डिटेल में, आप नहीं जाओ, बस इतना 420 मेगावाट ये लगा लेगा यहाँ पर। सोलर फार्म है क्या एक्चुअली, किसको हम सोलर फार्म बोलते हैं? सोलर फार्म्स आर लार्ज स्केल सोलर पैनल्स, ये बड़े बड़े सोलर पैनल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे सोलर पैनल्स, देखो शक्ल भी मैंने बनाई, इंटरकनेक्टेड, ठीक है, बहुत सारे सोलर पैनल्स को इंटरकनेक्ट किया जाता है। ये मैं देखो एक सोलर पैनल बनाया, दूसरे सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करूंगा, एंड इंस्टॉल्ड ऑन द ग्राउंड, और फिर ग्राउंड के ऊपर इंस्टॉल किया जाएगा। देखो ये मैंने ग्राउंड भी बना लिया, बस इतना आपको विजुअलाइज हुआ होगा। लेकिन हम अमेजॉन के बारे में जानेंगे। अमेजॉन एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अमेरिकन कंपनी है, USA बेस्ड कंपनी है। इसका मेजर फोकस किस पे रहता है? डिजिटल स्ट्रीमिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। आपने ऐड में देखा होगा अमेजॉन प्राइम पे वीडियो चल रहे होते हैं, दैट इज़ वही डिजिटल स्ट्रीमिंग होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई-कॉमर्स। अमेजॉन इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अप्रिशिएटेड ब्रांड, ये ब्रांड अप्रिशिएटेड ब्रांड है। इट इज़ नोन एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक एंड कल्चरल फोर्सेज इन वर्ल्ड। इसका फाउंडर कौन है ये जानना ज़रूरी है। फाउंडर इसका कौन है, आपको बोलना है जेफ बेजोस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मेशन हुई है 1994 में, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और 1992 में आया पंचायती राज एक्ट, और 1997 में लाया गया है कीटो प्रोटोकॉल, और इसी कीटो प्रोटोकॉल में 2005 में इन्फोर्स किया गया है। देखो कैसे चीज़ों को लिंक करना है, क्योंकि देखो माइंड कैसे चलता है, माइंड के प्रोग्राम में कैसे करना है। मुझे जो ही याद आया ना 1994, मुझे 1990s के सभी डेट्स याद आ गए, मुझे 1990s के सभी डेट्स याद आ गए। एक तो मैंने सीधे बोला आपको 1994 में अमेजॉन की फॉर्मेशन, मुझे 1992 की बात आ गई पंचायती राज एक्ट, ठीक है, पंचायत राज एक्ट, मुझे सीधे याद आ गया 1997, मुझे सीधे याद आ गया कीटो प्रोटोकॉल, और इसी कीटो प्रोटोकॉल के साथ मुझे एक और डेट याद आया 2005, क्योंकि कीटो प्रोटोकॉल को इस्टेब्लिश किया गया है, सेट किया गया है कब, ये हुआ है कब, 1997 में, लेकिन इसको फोर्स में लाया गया है कब, 2005 में, और वो भी 16 फरवरी को 16 अक्टूबर को जो है इसको लॉन्च किया गया है, ये सॉरी इन्फोर्स में लाया गया है। ये पूछा जाता है 205 में, और इसी 205 को मैं लिंक करूँगा मनरेगा के साथ, MG नरेगा वाली स्कीम भी आई हुई है। समझ आ रही है बात? हाँ सर, ये बिल्कुल हमें क्लियर हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को लिंक करोगे, आपको कोई रोक ही नहीं सकता, आपके सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। ये हो गया, हाँ चलो आगे चलते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन में। देखो किसका, अमेजॉन का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में बोला। और आपको पता है मैंने आपको वाश के बारे में बोला था, आपको बोला था वर्ल्ड बैंक में पैसे होते हैं, और मैंने IMF बोला था इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, मनी भी पैसा, बैंक में भी पैसा, उन पैसों को मैंने वाश किया। वाश का मतलब वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। इसको अमेजॉन भी लेकर जाओ, वाशिंगटन में है, उसको भी वाश कर लो। अमेजॉन को भी वॉश कर लो वहाँ पर, ठीक है। तो हो गया ये भी। देखो पिछला आपको JKPSI का एग्ज़ाम पता होगा जो 27 मार्च को आपको हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन आपको पूछा गया अमृत के ऊपर, ठीक है, अमृत जल शक्ति अभियान, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर एक ऐप है जिसको बोल जल दूत ऐप। क्वेश्चन पूछा कि किस मिनिस्ट्री ने इस ऐप को डेवलप किया, आपको रूरल डेवलपमेंट में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पंचायती राज आपने पढ़ा होगा। इस तरीके से यहाँ पर एक ऐप है जिसको रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एक ऐप लॉन्च किया जिसको बोलते हैं जल दूत ऐप। अब है क्या ये ऐप? रूरल डेवलपमेंट हैज़ डेवलप्ड जल दूत ऐप, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। द ऐप वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पंचायती राज। देखो क्योंकि रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज के अंदर, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज के अंदर आता है, ठीक है, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट ऐप को लॉन्च किया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पंचायती राज, ये आपको याद रखना है,
ठीक है। एक्सट्रैक्शन काम क्या है इस ऐप के थ्रू, क्या पता चलेगा आपको? सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर एज आल्सो यूटिलाइजेशन ऑफ सरफेस वाटर सोर्सेज हैज़ रीच्ड क्रिटिकल लेवल्स इन द पार्ट्स ऑफ इंडिया। आपको पता है ग्राउंड वाटर है जो ज़मीन के अंदर पानी होता है, या सरफेस के ऊपर जो भी पानी रिसोर्स हमारे पास होते हैं, वेल्स होते हैं, ट्यूब वेल्स होते हैं, बहुत सारे हैं, उनमें कितना पानी है, पानी ऊपर जा रहा है, पानी कम हो रहा है, क्या हो रहा है पानी को, वो हमें इस ऐप से पता चलेगा। इस किस ऐप से? आपको ना जल दूध वाली ऐप से। और यही आप देखो यहाँ पर विल बी यूज्ड अक्रॉस द कंट्री टू कैप्चर वाटर लेवल्स ऑफ द सिलेक्टेड वेल्स। कुछ वेल्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उन वेल्स में देखा जाएगा इसमें पानी कितना है, और इस ऐप का यूज़ किया जाएगा जल दूध ऐप को। ये नहीं कि ये दूध ऐप नहीं देती है, दूध वाली ऐप नहीं है, ये है पानी के साथ ऐप, ठीक है। द ऐप विल फैसिलिटेट पंचायत विद रॉबस्ट डेटा। ये ऐप जो है ये पंचायत के साथ एसोसिएट रहेगी और ये डेटा प्रोवाइड करेगा पंचायत को, जिसकी वजह से फिर पंचायत में अच्छी खासी प्लानिंग हो जाएगी काम के रिलेटेड, ठीक है। सेट हो गया। हाँ सर, इसका फ़ायदा और क्या है? द ऐप इज़ लॉन्च टू कैप्चर वाटर लेवल। ये वाटर लेवल कैप्चर करेगा सिलेक्टेड विलेज में अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री के अंदर, और इसमें इनको सिलेक्ट किया जाएगा। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जल दूध ऐप। क्या ये दूध के साथ रिलेटेड है, मिल्क के साथ रिलेटेड है, ओनियन के साथ रिलेटेड है, किसके साथ? रेन के साथ नहीं, ये वेल्स के साथ रिलेटेड है, मतलब अंडरग्राउंड वाटर के साथ रिलेटेड है। द कंट्री हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू इम्प्रूव द वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कंट्री में बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बोथ इन रूरल एंड एज वेल एज अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में भी एज वेल एज अर्बन एरियाज में। लेकिन जल दूध ऐप विल हेल्प इन मेजरिंग एंड ऑब्जर्विंग द वाटर लेवल्स फॉर बेटर इंप्रूवमेंट, सो दैट हम फिर इनको वेल्स, ट्यूब वेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको जो ये है ना, मतलब अभी 5 मिनट हम और पढ़ेंगे। क्यों 5 ही मिनट पढ़ेंगे? क्योंकि 1 आवर उसके बाद आप रेस्ट दे दोगे और इसका आपको दूसरा सेशन भी मिल जाएगा 1 आवर का, क्योंकि ये इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकते। जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपको बताना ही पड़ेगा। परसों मैंने 1.5 आवर का दिया था, जो ही मैं 1 आवर 50 मिनट हो गए, बच्चों ने बोला था सर बस सर बस सर बस सर, इतना ही इतना ही इतना ही। लेकिन एग्ज़ाम भी नज़दीक है और आपको बनाना पड़ेगा एक स्टेमिना कि 2-3 आवर एक फ्लो में पढ़ने की ज़रूरत है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 वेटरन एक्ट्रेस आशा पारिक टू बी बेस्टूड विथ प्रेस्टिजियस अवार्ड। देखो दादा साहेब फाल्के अवार्ड याद रखना है, फिल्म के साथ रिलेटेड है, मूवीज़ के साथ रिलेटेड है, तो दैट ये फिल्म फेयर अवार्ड सबसे पहला। दूसरा मिला किसको? आपको बोलना है एक एक्ट्रेस है जिसका नाम है आशा पारिक को मिला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गट फीलिंग वाला क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। द अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड एट द नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी, और ये जो है कहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा? एक नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी जो न्यू दिल्ली में होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, इसको लिंक करना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ। द नेशनल फिल्म अवार्ड विल बी प्रेजाइडेड ओवर बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि ये प्रेसिडेंट को लिंक करता है। तो इस अवार्ड को प्रिजाइड कौन करेगा? जैसे कि आप देखोगे लोकसभा है और राज्यसभा है, लोकसभा को प्रिजाइड करता है स्पीकर, राज्यसभा को वाइस प्रेसिडेंट प्रिजाइड करता है, जिसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करूँगा, इसको प्रिजाइड कौन करता है? आप बोलोगे इसको प्रिजाइड प्रेसिडेंट करता है। देखो प्रेसिडेंट ना तो लोकसभा में प्रिजाइड करता है, ना तो राज्यसभा में प्रिजाइड करता है, लेकिन देखो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है यहाँ पर देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू भी हैं। ये आपको समझ आना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? आयुष्मान भारत स्कीम आपने पढ़ी होगी। देखो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में लॉन्च किया है। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है डेट के ऊपर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है, इसका दूसरा नाम आयुष्मान भारत के नाम से भी AYUSH आयुष्मान भारत स्कीम इसको बोला जाता है, ठीक है। हेल्थ के रिलेटेड स्कीम है, लेकिन ये वो स्कीम नहीं है जो अब मैं बात कर रहा हूँ। ये जो स्कीम है अब बात कर रहा हूँ, ये डिजिटल मिशन है, याद रखना डिजिटल मिशन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिजिटल वाला इसको लॉन्च किया गया है 2021 में, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो यही लिखा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंप्लीट्स इट्स 1 ईयर ऑफ लॉन्च। इसको 1 साल हुआ इसके लॉन्च में, मतलब इसको सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया है और इस साल सितंबर 2022 में क्या हुआ है? 2022 में इसको 1 साल हुआ है। तो क्वेश्चन आपको बनेगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च 2018, लेकिन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च कब किया गया? 2021 में, और इसका 1 साल कंप्लीट हुआ है। लेकिन हमें जानना है कि ये स्कीम किसके रिलेटेड है, क्योंकि जब आयुष्मान भारत में आपको पता है पर फैमिली को क्या दिया जाता है?
5 लाख रुपीज़ दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस में, आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। ये तो चला पता आपको इसको, ठीक है। एक फैमिली, पर फैमिली को 5 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। लेकिन ये जो डिजिटल मिशन है इसमें क्या बताया जाता है ये हमें जानना है, इसका एम देखना है एक्चुअली। डेट मैंने बताया, अब देखो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंप्लीट्स 1 ईयर, ठीक है, 27 सितंबर को। द मोटो ऑफ दिस स्कीम, द एम ऑफ दिस स्कीम इज टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज डिजिटल हेल्थ केयर लैंडस्केप। इंडिया का डिजिटल हेल्थ केयर लैंडस्केप जो इसको चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चड द मिशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम को लॉन्च किया है कब, 2001 में, टू प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल हेल्थ सर्विस। इसमें आपको क्या किया जाएगा, डिजिटल हेल्थ सर्विस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हेल्थ सर्विसेज मतलब अगर आपको किसी हॉस्पिटल में जाना है, अब आपको वो नहीं डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, मैंने ये टेस्ट करवाया, वो करवाया, ये किया है, वो किया नहीं, आपका सारा, आपको अपना नाम बोलना, आधार नंबर, आपके सारे डिटेल्स डिजिटल होंगे। आपको फ़ी भरना है, डिजिटल ऑनलाइन होगा। आपको जो है क्या बोलते हैं उसको, प्रिस्क्रिप्शन मिलेगी, वो ऑनलाइन चला जाएगा जिससे आपको मेडिसिन लेना है। पहले डॉक्टर्स क्या करते, आपको प्रिस्क्रिप्शन हाथ में देते थे, फिर आप लेकर जाते नहीं। अब डॉक्टर जो ही प्रिस्क्रिप्शन डालेगा वो उस स्टोर पे चला जाएगा जहाँ से आपको मेडिसिन लेना है, वहाँ पर उसको सिर्फ नाम बोलना है, वो आपको दे देगा वो प्रिस्क्रिप्शन। मेरी बात समझ, इस तरीके डिजिटल चीज़ें चलेगी, ना कि अब जो हाथ से लिखा जाता था। कुछ चीज़ें लिंक करो दिमाग से, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अब आयुष्मान व्हाट इज़ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है क्या, ये मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया ये क्या है। 1 सेकेंड, हाँ मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया ये क्या है। द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नोन एज ABMD। देखो आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, ABDM फुल फॉर्म क्या हो गया, आपको बोल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। देखो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये पता होना चाहिए। PMJ, जय का याद रखना, ठीक है। इज़ द गवर्नमेंट बैक्ड प्लान दैट एनेबल्स ऑल द सिटीजन्स टू कीप देयर हेल्थ रिकॉर्ड्स यूजिंग आयुष्मान। अपना हेल्थ रिकॉर्ड आप क्या कर सकते हो, इस आईडी के ऊपर रख सकते हो, जिसको डिजिटल हेल्थ आईडी होती है। इसमें बहुत सारे इश्यूज भी थे, इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था कि लोगों की प्राइवेसी जो है वो लीक होगी, बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी को कौन सी कोई बीमारी है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें प्राइवेसी होती है। फिर बोला गया नहीं, कोई भी प्राइवेसी इससे लीक नहीं होगी, तो ये गवर्नमेंट ने एश्योर किया है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें चल रही थी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिलोनी, ठीक है, मिलोनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली इटली की वुमेन है जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। देखो मिली को याद रखो, ठीक है। मिली जो है एक ऐसी वुमेन है जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, और ये इडली डोसा खा रही थी। ये इडली डोसा खाने से क्या हो गया, बोला गया चलो अब मिली को ही प्राइम मिनिस्टर बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इडली डोसा वाली लड़की को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इडली डोसा का मतलब इडली, और इसी को बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर। क्या किसका नाम है इसका, आपको बोला है मेलोनी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है। पहली प्राइम मिनिस्टर, वुमेन प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ ब्रदर्स इटली पार्टी एंड सेट टू बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर इटली की है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसने बहुत अच्छे खासे मार्जिन से जीता है। चाइना तो कुछ ना कुछ तो करता ही है। चाइना फाउंड्स ए रियर ल्यूनर मून के साथ लिंक करोगे, हाँ, रियर ल्यूनर क्रिस्टल एंड न्यूक्लियर पावर सोर्स ऑन नियर साइड ऑफ द मून। बस थोड़ा सा आपको हाईलाइट पता होना चाहिए, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपको हीलियम को लिंक करना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछा जाता है। पहले क्या होता था, पहले हम क्या करते, जो एरोप्लेन्स होते थे, एरोप्लेन्स के टायर्स में हम हाइड्रोजन डालते थे। लेकिन अब हाइड्रोजन जो है वो काफ़ी वोलाटाइल होता है, तो अब बोला जाता है कि हीलियम को ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन टायर्स के रिलेटेड, ठीक है। दूसरा, हीलियम जो है आपने पढ़ा होगा, यार क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। फिशन का मतलब एक बड़ा सा पार्टिकल होता है, वो उसको तोड़ा जाता है। हीलियम को लेकर आते हैं और इस हीलियम से इसको क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और फिर ये टूट जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है, बम्बार्डमेंट की जाते हैं, तो न्यूक्लियर फिशन हो गया। दूसरा जो कि एटॉम बम इज बेस्ड, एटॉम बम इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिशन। एटॉम बम जब छोड़ा जाता है वो न्यूक्लियर फिशन में, उसको न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फ्यूजन, आपने पढ़ा होगा, फ्यूज़ होना।
फ्यूजन से निकला फ्यूज़, फ्यूज़ होना मतलब छोटे 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 पार्टिकल्स मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं। और ये कहाँ पर होता है, अपना सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और यहाँ पर ये किस में देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बॉम्ब में देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर मुझे जितना भी याद है मैंने आपको सारा कंटेंट बता दिया है। अब हीलियम की बात करें, हीलियम का यूज़ कहाँ पर है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। फॉर ईयर्स साइंटिस्ट हैव बीन इंटरेस्टेड इन हीलियम 3, इसको नाम दिया गया हीलियम 3 एज ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ फ्यूअल। ये फ्यूअल होता है किसमें, न्यूक्लियर फ्यूजन में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्यूअल यूज़ किया जाता है, फ्यूअल यूज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन आपको बोलना है हाइड्रोजन, हीलियम 3 याद रखना है, हीलियम 3 को लिंक करना है। देखो अगर पिछला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर आपको पता होगा JKPSI का, और उसमें कैटेगरी के लिए आपको बताया गया है O3। O3 क्या है, ये डाई एटम है, ये ट्राई एटम है, आपको सीधे बोलना था ये ट्राई एटम है। मेरी बात समझ। और अब यहाँ पर भी पूछा जाएगा कौन सा हीलियम, आप जनरली हीलियम को टिक करोगे, लेकिन एज ए फ्यूअल सोर्स ऑफ फ्यूअल न्यूक्लियर फ्यूजन में किसको आपको हीलियम 3 को लिंक करना है। हीलियम 3 इज एक्सपेक्ट टू बी मच मोर एबंडेंट इन मून, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है हीलियम 3 मून में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसी हीलियम 3 का ही यूज़ करके न्यूक्लियर फ्यूजन में यूज़ किया जाएगा। हीलियम 3 इज प्राइमरली प्रॉमिसिंग फ्यूअल फॉर फ्यूजन। फ्यूजन के लिए अगर 2 पार्टिकल्स, 2 3 4 5 पार्टिकल्स हमें कंबाइन करना है, हमें हीलियम 3 चाहिए ही चाहिए, एज इट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंटली लेस रेडिएशन, क्योंकि इससे बहुत कम रेडिएशन निकलती हैं, एंड न्यूक्लियर वेस्ट, और वेस्ट भी कम होता है। हीलियम 3 इज एक्सपेक्टेड टू बी मच मोर एबंडेंट ऑन मून, और ये बहुत ज़्यादा मून में देखने को मिलता है, वेयर इट हैज़ बीन डिपॉजिटेड डायरेक्टली, वहाँ से आप इसको डिपॉजिट कर सकते हो ऑन द ल्यूनर सॉइल, जो वहाँ मून पे जो सॉइल होती है उस सॉइल से आप निकाल सकते हो इस चीज़ को। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा स्टोइकैथॉन के बारे में, ये नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। कंटिन्यू आप जो है वॉच करते जाओ, एक दो बार इसको सुनो, एज ए इस तरीके से समझो कि मतलब जो आप खुद पढ़ोगे उससे ज़्यादा मैंने आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। खुद पढ़ोगे ना वो ज़्यादा याद नहीं रहता, अगर आप इसको एक दो बार सुनोगे आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट इसी के साथ आ जाएगा, उसको भी देख लेना, पहला जिसने नहीं देखा वो भी देख लो, आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखोगे, सभी ऑलमोस्ट जिसने भी देखा है, जो भी देख रहा है, एक तो आप लाइक करो, और दूसरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कैसा रहा है ये सेशन, एक ऑनेस्ट रिव्यू देना, सो दैट इससे भी ज़्यादा सेशंस हम एक बेस्ट तरीके से बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।